हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रख रहे होंगे। सो एज यू ऑल नो कि वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर 5 में हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वांडरवाल फोर्सेस को शुरू कर दिया था और इसी लेक्चर में हम लोग ने ये पढ़ा था कि भाई जो वांडरवाल फोर्सेस जो होते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स। वो 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें से पहला होता है दैट इज द लंडन फोर्सेस, या फिर बोलते हैं दैट इज द डिस्पर्जन फोर्सेस। सेकेंड होता है दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। एंड जो थर्ड जो हम आज पढ़ने वाले हैं दैट इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। तो बेसिकली आज के लेक्चर में देखो, प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन करें तो हमने जो पहला वांडरवाल फोर्स पढ़ा था यानी कि लंदन फोर्सेस, उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये जो फोर्स होता है वो नॉन पोलर एटम के बीच में होता है, यानी कि ऐसे एटम्स के अंदर जिनके अंदर चार्जेस सिमेट्रिकली अरेंज्ड हो और उसका नेट चार्ज 0 बन जाए। ओके, यानी कि वो न्यूट्रल हो। तो ये जो थियरी है इट इज अप्लीकेबल, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो प्रिवेल करता है इन नॉन पोलर टाइप ऑफ एटम मॉलिक्यूल पे। फिर हमने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। उसमें हमने ये देखा कि जिनके अंदर पोलैरिटी डेवलप होती है, जैसे कि मान लो कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है और उसमें एक एटम, वो मॉलिक्यूल 2 एटम से बना है। अब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों एंड्स पे एक एटम लिए है। अब उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होके बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। अब मान लो कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस डेल्टा डेवलप होता है, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस डेल्टा चार्ज डेवलप होता है। अब इस एंड पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव और इस एंड पे थोड़ा थोड़ा नेगेटिव का डेवलपमेंट हुआ है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। और ये डाइपोल्स हुआ, 2 पोल्स पे 2 अलग अलग चार्ज आए तो उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ डाइपोल। और ये डाइपोल के बारे में ही हम लोग को इसमें दिया हुआ था। अब आज का हमारा जो टॉपिक है जो हमें करना है, बेसिकली आज के दिन में हम लोग टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। टोटल इन दिस लेक्चर वी विल कंप्लीट 4 टॉपिक्स। उनमें से 3 टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे हैं और बाकी का एक टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। चलो तो शुरू करते हैं। दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। 4 टॉपिक्स पढ़ना है ना। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ध्यान देते रहना। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब यहां पर इसको समझने के लिए, समझाने के लिए मैं बढ़िया सा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लूंगा। यस, अब ये एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल एंड मॉलिक्यूल लैकिंग परमानेंट डाइपोल। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स प्रिवेल करता है। दिस फोर्स prevails between non-polar molecule and
पोलर मॉलिक्यूल, ये किनके बीच में एप्लीकेबल हो रहा है? तो पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर के अंदर। अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल है उसमें परमानेंट पोलैरिटी है, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके अंदर कोई प्रकार का परमानेंट पोलैरिटी होता नहीं है। परमानेंट डाइपोल ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस डाइपोल ऑन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब होता क्या है, अब यहां पर जो एटम मतलब कि मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी को इंड्यूस करता है, घुसेड़ता है। जरा ध्यान से देखना, परमानेंट डाइपोल molecule induces polarity to the molecule which is नॉन पोलर। ये किसके अंदर इंड्यूस कर रहा है? तो जो नॉन पोलर है उनमें कर रहा है। देखते रहना, समझते रहना। आगे जाते हैं। अब ये टेम्पररी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहता है। यहां पर इंटरेक्शन एनर्जी कितना रहता है? तो इंटरेक्शन एनर्जी, अब द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन की बात है। द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, इसका जो रहता है एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेस्ट, मतलब कि क्या आएगा 1/r⁶। अब r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। ठीक है। अब इनमें भी क्या रहता है? इट इज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन फोर्स, यानी कि इनमें भी डिस्पर्जन फोर्स होता है और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स भी होता है। इट इज द cumulative force of dipole induced dipole and dispersion forces। ठीक है। इनमें भी क्या है? ये इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है टोटल, और ये भी एक टेम्पररी इफेक्ट है। दिस इज ऑल्सो अ टेम्पररी इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो अ टेम्पररी इफेक्ट। अब ऑब्वियस है कि ये टेम्पररी इफेक्ट है, यानी कि जब तक अपना पोलर मॉलिक्यूल जो डाइपोल मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर के नजदीक है तब तक ये फोर्स प्रिवेल करेगा, और जैसे ही वो दूर जाएगा वो कैसा हो जाएगा? वापस ये फोर्स चला जाएगा। अब यहां पर इस बात को समझने के लिए मैं एक बात बताता हूं कि मान लो कोई भी दो फ्रेंड्स हैं, एक लड़का पढ़ने में अच्छा और दूसरे लड़के को बुरी आदतें हैं। अब दोनों एक साथ रह रहे। अब हुआ ऐसा कि जिस बंदे को बुरी आदतें हैं तो उसने अपने अच्छे फ्रेंड को बोला कि भाई ले तू भी सिगरेट की चुस्की लगा। उसने बोला नहीं भाई, बट क्योंकि दोनों साथ में रहते थे, एक बार वो पढ़ने वाले बच्चे को हुआ कि भाई क्यों ना ट्राई करें, तो ट्राई करते करते उसको भी वो आदत लग गई। लेकिन जैसे ही दोनों की दोस्ती टूटी तो वो जो पढ़ने वाला बंदा था, स्टूडेंट था, उसको हुआ कि ये तो मुझे बुरी आदत लग गई है, मुझे छोड़ देना होगा। उसने वापस छोड़ दिया। यानी कि
वो कब तक ये इफेक्ट हुई, जब तक वो उस बंदे के साथ था जो एडिक्टेड था। यानी कि जैसे ही उसने एडिक्टेड फ्रेंड से फ्रेंडशिप तोड़ ली, उसने वो सारी चीजों को भी छोड़ ली। यानी कि संगति की असर आई। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल पोलार है, दूसरा नॉन पोलार है। जब ये पोलार नॉन पोलार के नजदीक आता है तो नॉन पोलार भी पोलार बन जाता है। संगति की असर आती है उसको। बट ये चीज टेम्पररी इफेक्ट है, ये परमानेंट नहीं होता। लाइक हम लोग अलग अलग कंडीशंस लेते हैं। यहां पर मैंने लिया कंडीशन नंबर 1। मैं जरा देख लूं बोर्ड तो बराबर है ना। हाँ, बोर्ड सेट नहीं, थोड़ा सा हिल गया। हाँ, अब ठीक है। कंडीशन नंबर 1 मैंने लिया है और उसमें ध्यान देते रहना कि हमारे पास एक है पोलर मॉलिक्यूल और एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2 लेते हैं। इन दोनों को नजदीक लाए, यानी कि इनकी दूरियां कम की, इनकी नजदीकियां बढ़ा दी, सीरियल एंड मूवीज की लैंग्वेज। तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल इससे नजदीक गया तो ये वाला पॉजिटिव पार्ट उसने इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स की तरफ खींचा, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट किया। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए तो एक साइड पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया और एक साइड पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, लाइक ये और ये क्योंकि पूरा पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आ गया, शिफ्टिंग होगा और ये पूरा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और अब इसने क्या किया, इस पोलर मॉलिक्यूल ने उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी को इंड्यूस किया। समझे, पोलर मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी को इंड्यूस किया। अब ये भी पोलर हो गया, बट ये टेम्पररी सिचुएशन में हुआ है, ये टेम्पररी सिचुएशन में हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, दिस इज इन द टेम्पररी सिचुएशन। अब जैसे ही आपने इन दोनों को दूर ले गए, एज सुन एज यू टुक अवे, तो बुरी आदतें इसकी छूट गई, ये जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, वो जैसा था वैसा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये तो पोलर मॉलिक्यूल है ही है, इट इज ऑलरेडी अ पोलर मॉलिक्यूल, ये तो पोलर मॉलिक्यूल है ही है। ठीक है, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बेसिकली ये कब हो सकता है, ये चीज तभी हो सकता है जब, ये तभी हो सकता है जब हमारे पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसकी पोलराइजेबिलिटी हाई है, यानी कि आसानी से उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पोलराइज हो सकते हैं। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हमारा जो थर्ड टाइप था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का, वो भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन उससे पहले आप इसको एक बार रीड कर लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एंड फिर आप
इसका स्क्रीनशॉट ले लो फॉर द नोट्स। फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलो अब आप लोग रीड कर लो। इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के टॉपिक पे जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बनाना। ठीक है, चलो अब ये थर्ड कंडीशन मैंने बनाया नहीं है, पर आप समझ जाना कि अगर वो दूर होंगे तो वापस क्या होगा, जो कंडीशन थी वो वापस क्रिएट होगी, जो कंडीशन 1 थी वही हो जाएगा। ओके, चलो जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे जाए उससे पहले एक छोटू सा टेबल मैं आपको बना के देता हूं, जो आपको ये वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की कंडीशंस को याद रखने में हेल्पफुल रहेगा। दैट वुड बी हेल्पफुल हियर। लाइक हमने यहां पर देखा कि भाई 3 प्रकार के वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। पहला था, मैंने लिखा डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, डिस्पर्जन फोर्सेस, उसमें क्या होगा, वो प्रिवेल करता है नॉन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, या एटम्स भी ले सकते हो आप। ठीक है, सेकेंड जो है वो है दैट इज डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वो प्रिवेल करता है पोलर मॉलिक्यूल्स पे। एंड थर्ड होता है दैट इज डाइपोल के बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। वो प्रिवेल करता है पोलर मॉलिक्यूल जिनके अंदर परमानेंट पोलैरिटी रहती है, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के जिनके अंदर पोलैरिटी का एब्सेंस होता है। ठीक है, ये टेबल याद रखना है, ये इजी है रहेगा आपको, फिर कंफ्यूजन कोई रहेगा नहीं। ठीक है, ये टेबल याद रखना ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बच्चों एक बात मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूं कि ये बॉन्ड ऐसा नहीं होता जिसमें मॉलिक्यूल अचानक से चिपक जाएगा। ये एक माइनर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो आपको उतना फील भी ना हो। जैसे दो मैग्नेट एक दूसरे को खींच लेते हैं, वैसे मॉलिक्यूल एकदम से खींचते नहीं है। हाँ, इनमें स्ट्रॉन्ग है डाइपोल फोर्सेस, इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है डाइपोल फोर्सेस। इनमें ये बात है कि भाई इनमें ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है डाइपोल फोर्सेस की। फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का और सबसे कम स्ट्रेंथ रहता है डिस्पर्जन फोर्सेस का। यहां पर डिस्पर्जन फोर्सेस का सबसे कम स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है क्योंकि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। इट्स बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, इसलिए अब इसके बाद का जो हमें टॉपिक दिया है
दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर शायद मैंने चेक किया था कि YouTube के ऊपर पता नहीं हैंग हो रहा था वो वीडियो, शायद ऑडियो एंड वीडियो में लैगिंग हो रहा था। मैंने जब वो वीडियो को देखा तो प्रीवियस लेक्चर में जब H बॉन्ड की शुरुआत हुई थी तो वहां पर वीडियो थोड़ा सा लैगिंग हुआ था। ये मैंने नोटिस किया था, पर पता नहीं शायद मेरा नेट स्लो हो तो होता हो, बट कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। बट अगर नहीं क्लियर हुआ हो किसी को तो मैं वही टॉपिक को यहाँ पर भी ले लेता हूँ डिटेल में, क्योंकि इस चैप्टर में वो टॉपिक है ही, अब इसके बाद वही टॉपिक है तो हम इधर ही उसको डिटेल में ले लेते हैं। बच्चों ध्यान देना कि H बॉन्ड जो होता है, पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्ड, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर की बात करें हम तो H होता है दैट इज Z इक्वल टू 1H के लिए, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 1s1 रहता है। बेसिकली 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट आए कितने हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, यानी कि ये एग्जैक्टली हाफली फिल्ड है, और क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफली फिल्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। हालांकि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है, वही मॉलिक्यूल अंदर अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है वो भी 2 टाइप के रहते हैं। वन इज द इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड एंड सेकेंड इज द इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ऐसे 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड्स पॉसिबल रहते हैं। These 2 types of hydrogen bonds are possible. अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड इंट्रा जो रहता है वो वीक रहता है। अब उसका रीजन क्या है? मान लो एक स्कूल के अंदर, अपनी ही स्कूल के अंदर एक कंपटीशन हो रही है क्रिकेट की, मान लो, या फिर टग ऑफ वॉर की, वो ज्यादा फेमस है अपने स्कूल में। टग ऑफ वॉर की गेम बहुत ही जोरदार रहती है, अपने स्कूल की खासियत है वो। जब स्पोर्ट्स वीक होता है तब बहुत ही मजेदार गेम होती है टग ऑफ वॉर की। तो टग ऑफ वॉर के गेम में ऐसा हुआ कि एक ही क्लासरूम के अंदर अंदर कंपटीशन हुआ, तो बच्चों उतना मजा नहीं आएगा जितना अलग अलग क्लास के बीच में होगा, और उनसे जिनसे अपनी टक्कर हो, बराबर है नहीं? तो इंट्रामॉलिक्यूलर यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो H बॉन्ड बनता है, अंदर ही अंदर, उसको इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बोलते हैं। और जब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में H बॉन्ड होता है या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं इंटर, और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इंटर क्लास कॉम्पिटिशन ज्यादा मजबूत, मजा आता है उसमें। इंट्रा में उतना नहीं आता क्योंकि सब मिले जुले रहते हैं, मिली भगत रहती है। लाइक फिनॉल में लेता हूं, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। जब आप सेकेंड टेक्स्ट बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। ये जो हो रहा है ये इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर है। लाइक HCl के अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनता है, ये आपको डॉटेड लाइन से दिख रहा है वो H बॉन्ड है। या फिर अमोनिया हमने लिया, एक अमोनिया दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। या फिर वाटर भी खुद क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। समझे कि नहीं? ये मैंने ऐसे ही रैंडमली बहुत सारे एग्जांपल लिख दिए, और ये रियल में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड के एग्जांपल्स है, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इनके बॉन्ड्स जो रहते हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट वीक, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग,
डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं। दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और इसके कंपैरिजन में मान लो मैंने इंटर का एग्जांपल लिया, सॉरी इंट्रा का लिया, इंटर तो हो गया, तो यहां पर ये क्या है, ये तो उतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। ये जो बना, यही मॉलिक्यूल के अंदर ये जो बना है एच बॉन्ड, इसको बोलते हैं इंट्रा। ये इंट्रा है और ये सारे इंटर है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के। ये स्ट्रॉन्गर रहता है, ये वीकर रहता है। ठीक है। अब एक बात याद रखना, हाइड्रोजन जो है वो खास करके ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 के साथ वो एच बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और उनमें वो ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 में के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और उनका जो बॉन्ड एनर्जी रहता है वो 10 से लेकर 100 किलो जूल पर मोल के आसपास रहता है। से लेकर 100 किलो जूल पर मोल के आसपास उसका एनर्जी का रेंज रहता है। से लेकर 100 किलो जूल पर मोल आसपास उसका एनर्जी रहता है, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं उसको। ठीक है। हाँ, और इसी तरह से एच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहां पर हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड की ही बात करते हैं इस पूरे चैप्टर सॉरी इस पूरे चैप्टर में हम लोग एच बॉन्ड की, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड की ही बात करते हैं। हम यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड की बात करते ही नहीं है। ओके, तो यहां पर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद एक छोटू सा टॉपिक दिया है, वो है थर्मल एनर्जी। अब टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो एच बॉन्ड के बाद आपको एक छोटू सा टॉपिक दिया होगा, दैट इज थर्मल एनर्जी। तो पहले हमें यह समझना होगा कि भाई थर्मल एनर्जी होता क्या है। व्हाट इज दिस थर्मल एनर्जी? बेसिकली जो भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर रहेगा, जो हीट रहेगा, वही उसकी थर्मल एनर्जी होगा। जो भी मॉलिक्यूल का जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा थर्मल एनर्जी वो देगा। ऑब्वियस है, जिसका दिमाग जितना ज्यादा होगा वो यानी कि वो ज्यादा उत्पाती मचाएगा। क्लैरिटी आ रही है? तो थर्मल एनर्जी जो रहती है वो बनती क्यों है? व्हाट इज द रीजन? तो वो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में मूवमेंट्स होता है और वो मूवमेंट्स की वजह से वहां पर हीट एनर्जी यानी कि थर्मल एनर्जी रिलीज होती है, अराइज होती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली हमें थर्मल एनर्जी से पता चलता है कि भाई कितनी काइनेटिक एनर्जी उस सब्सटेंस के अंदर, उसके मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की है। और यही थर्मल एनर्जी की वजह से उन पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, और वो थर्मल एनर्जी की वजह से मूवमेंट हो रहा है, इसलिए उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं थर्मल मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं? थर्मल मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी। उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल मूवमेंट्स और थर्मल मोशंस बोलते हैं। एग्जैक्टली उसको बोलते हैं, दैट इज थर्मल मोशन। ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल मोशन। छोटू सा पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ में छोटे से बात खत्म किया। क्लियर है? थर्मल मोशन एंड थर्मल एनर्जी। हालांकि चैप्टर 4 में आप लोग ने थर्मल एनर्जी के बारे में सुना तो था,
याद करो फेजान्स रूल में मैंने सिखाया था कि जिनका भी आयोनिक बॉन्ड होता है वो कंपाउंड थर्मली स्टेबल रहते हैं एंड कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड थर्मली इनस्टेबल रहते हैं। ये हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है, याद आ रहा है कि नहीं भाई? काको 3 एंड नट्टू को 3 में कंपैरिजन किया था तो हमने चेक किया था कि भाई काको 3 का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, मॉलिक्यूल टूट के CaO प्लस CO2 बनता है। काको 3 यानी कि CaCO3, लाइमस्टोन, चूना जो आप लगाते हो, नहीं लगाते, मजाक कर रहा हूं। एंड Na2CO3 जिसमें आयोनिक बॉन्ड है और वो थर्मली स्टेबल रहता है। आप हीट दो वो डिकम्पोज होता नहीं है, इट डज नॉट गेट डिकम्पोज्ड। इज इट ओके? क्लियर है? तो हम लोग आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ज्यादा डोज नहीं देना। अब आगे हम लोग और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें हम लोग इंटरेक्शन पढ़ेंगे, हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे एक लॉ। बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है इसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन यहां पर सारे स्टेट्स के बारे में नहीं दिया। देखो 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये पूरे चैप्टर में गैसियस स्टेट के बारे में सबसे ज्यादा कवरेज दिया गया है। 90% सिलेबस यहाँ पर गैसियस स्टेट के बारे में है, 10% सिलेबस इसमें यहाँ पर लिक्विड स्टेट, लिक्विड फॉर्म के बारे में है। और 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में हमें गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना है जो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आज के लेक्चर में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, इंटरेस्ट भी हुआ होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों। मैं 1 मिनट तक ये वीडियो चलाऊंगा ताकि जिसको भी किसी को रीड करना हो, नोट्स बनाना हो तो ले सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका कोई चिंता की बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बाद में लिख लेना। देयर इज नो हरी, नथिंग टू बी वरी। ठीक है, देखो ये टेबल है ना, ये टेबल जो मैंने लिखवाया है ना, वही सबसे मेन चीज है। ये टेबल के अंदर मैक्सिमम चीजें अपनी कवर हो जाती है। ठीक है, देखो इतना तो याद है आपको कि भाई आप खुद से सोच सकते हो यहाँ पर तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, उससे कम थोड़ा इसमें और सबसे कम इसमें रहता है। बेसिकली ये दोनों फोर्स जो है, इन दोनों में खुद के फोर्सेस तो है बट उनमें डिस्पर्जन फोर्सेस भी रहता है, यानी कि इनमें क्यूमुलेटिव फोर्सेस की इफेक्ट रहती है, यानी कि दो फोर्स एक साथ मिलकर इकट्ठे होकर ये होता है। इनमें क्यूमुलेटिव फोर्स रहता है। ये सारी चीज़ों को समझना चाहिए। ये इंटर है, इंट्रा है, ये एग्जाम्पल्स है। अभी हम लोग ऑर्गेनिक में और भी चीज़ें पढ़ेंगे। वैसे ये चैप्टर हाइड्रोजन जो आपने पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड, अब हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है। उसमें आप उसकी रिएक्शंस पढ़ोगे, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, उसके यूजेस पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है हमारे 11th स्टैंडर्ड में उसमें। और वो है चैप्टर नंबर, दैट इज चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से 9th चैप्टर है। हाँ 9th ही है, 2nd टेक्स्ट बुक में दूसरा चैप्टर है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।